चलिए, तो आज दीपांशु फिर से डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहेगा। कुछ उसकी सीड में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो एक बार फिर से सभी बच्चों को बहुत बहुत अच्छी वाली गुड मॉर्निंग आसिफ सर की। और सभी लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए, राइट? चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। दीपांशु कनौजिया, स्टार्ट करो जो भी आज आप स्टार्ट करना चाहते हो। देखें आज दीपांशु क्या करता है। चलिए, स्टार्ट कीजिए दीपांशु। हम्म। सीड कोट, व्हाट आर द टू लेयर्स ऑफ सीड कोट? टेस्टा एंड टैगमेन, ओके, वेरी गुड। जो पार्ट आप अपने उंगलियों से पकड़ रहे हो वो कौन सा पार्ट है? रेडिकल, ठीक है। ओपन करो सीट को भाई। डाइकोटिलेडन, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, वेरी गुड। बीच में सेंट्रल एक्सिस मिल जाती है जहां पे प्लूम्यूल होता है और वहीं से रेडिकल जुड़ी होती है। जैसा कि सीड में आप लोग देख पा रहे होगे बच्चों, इस सीड में जो प्लूम्यूल है वो अभी डेवलप नहीं की है, बट रेडिकल ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है। देखो ये प्लूम्यूल जो दीपांश दिखा रहा है ये बहुत छोटी सी है ना? सभी को दिखाई दे रही है? तो ये बहुत छोटी सी है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। और कुछ बताना चाहोगे दीपांशु? Okay, the part between the radical and the central axis is hypocotyle, and the part between plumule and the central axis is apicotyle. Okay, very good Dipanshu, very very good. चलिए, और कुछ? तो शुरू करें फिर आज। और कुछ बताओ, और क्या बताना है? ठीक है, बस्ट हो गई, कोई बात नहीं बेटा। एक नया प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एम्बाइबिशन। तो 10th में पढ़ोगे ये एम्बाइबिशन। सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि एम्बाइबिशन थोड़ा ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से ये बस्ट कर गई। चलो, हाँ, बट उसमें से बस्ट कर गई, सीड ओपन हो गया तो बहुत अच्छी तरह इसको ऑक्सीजन और वाटर मिल गया होगा। टेम्परेचर तो ऑलरेडी ऑप्टिमम था ही आपके कमरे में, तो इसमें भी ग्रोथ होना शुरू हो गई। हम्म। चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलो, ये सभी को दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मरमेड है जो डांस कर रही है अपने हाथ फैला के। चलिए, बहुत बढ़िया दीपांशु, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया बच्चे। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, और बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो, शुरू किया जाए बच्चे। ऑल क्लियर लिख दो जरा एक बार कमेंट्स में, ताकि पता चल जाए कि भाई आप लोग तैयार है। आई होप सभी ने ज्वाइन कर लिया है, अब किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। आज आगे हमें कंटिन्यू करना था। हाँ आर्यन बेटा, बताओ। ठीक ठीक, एंड में याद दिला देना, तब आप पूछ लेना हमसे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपन को कंटिन्यू करना था थ्री बीन सीड एक्सपेरिमेंट, ठीक ठीक। हाँ बच्चों, आप लोग में से किस किस ने घर पे जाके, घर पे क्या जाके, घर पे तो हुई तुम लोग, बुक खोल के बच्चे घर पे एक बार आपने अपने सेलिना या सरिता अग्रवाल बुक से किन किन बच्चों ने एक्सपेरिमेंट्स की रीडिंग की है? रीडिंग ईमानदारी से जरा बताना, कमेंट्स में बताओ जिसने रीडिंग की है। चलो, काफी बच्चे हैं, कम से कम 15 बच्चे हैं इधर जो बोल रहे हैं कि उन्होंने रीडिंग की है, जो कि अच्छी बात है। चलो, तो आज बच्चे हम एक लास्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं थ्री बीन सीड एक्सपेरिमेंट। तो शुरू किया जाए बच्चे। चलो, तो फटाफट से अगली स्क्रीन आप देखोगे आपके बुक की। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग रेडी हैं? आई होप सभी को विजिबल हो, और स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे तो आई होप सभी को दिखाई देने ही लगेगी, ठीक है। हाँ जी, तो हमें शुरुआत करना था क्या? थ्री बीन सीड एक्सपेरिमेंट। तो आज शुरू करते हैं थ्री बीन सीड एक्सपेरिमेंट। एक दो दिन का चैप्टर और है, हो सकता है आज ही खत्म हो जाए, हो सकता है कल खत्म हो जाए। और फिर ये चैप्टर खत्म होने के बाद आज थर्सडे है तो फ्राइडे चैप्टर खत्म करेंगे, सैटरडे को 11 बजे मेंटी टेस्ट होगा,
और फिर मंडे से आप लोग की वो जूम वाली क्लास शुरू हो ही रही है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और जो लोग यूके से इधर पे जुड़े हुए हैं, यूके से बच्चे कितने लोग हैं? भाव्य आ चुकी है, और कोई है भाव्य के अलावा? भाव्य भी नहीं है, सिर्फ भाव्य है। ठीक है, तो मंडे से हो सकता है भाव्य जूम क्लासेस पे शिफ्ट हो अपन लोग, तो आपको अपडेट कर देंगे हम किस तरीके से होगा। ठीक है, तो आप भी शायद आराम से ज्वाइन कर सको। चलिए बच्चे, 3 बीन सीट एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देते हैं फटाफट से। सभी को थ्योरी वाली स्क्रीन, आपकी बुक की स्क्रीन विजिबल होनी चाहिए। जिसको भी विजिबल नहीं है, आपको पता है क्या करना है, ठीक है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट, अब ये बच्चे एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट। मतलब कि हमें क्या लेना है? 3 बीन लेना है। इसको अपन डायग्राम के थ्रू सीख लेते हैं, वैसे ही बहुत आसान सा है। ये हमने एक बड़ा सा क्या लिया? वेसल। ठीक है, इस वेसल में हमने क्या किया? एक इस तरीके से ग्लास स्लाइड रख दी। क्या रख दी? ग्लास स्लाइड। और यहां पे इतना इतना लेवल का क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक, अब हमने क्या लिया? 3 बीन ली। ठीक है, बीन समझते ही हो अब तुम लोग। एक बीन जो है वो हमने पानी के अंदर यहां पर बांध दी। ठीक है, एक बीन को हमने यहां पर बांध दिया। ठीक, दूसरी बीन है उसको हमने यहां पर बांध दिया इस तरीके से कि आधी बीन पानी में है और आधी बीन हवा में है ना? तो ऊपर एयर है और नीचे यहां पर क्या है? वाटर। और जो थर्ड बीन है वो हमने इस तरीके से टाई की कि वो पूरी की पूरी बीन कहां है? एयर में। तो इसको हमने लेबल किया ए, इस वाली बीन को हमने लेबल किया बी, और जो एकदम पानी में है उस बीन को लेबल हमने क्या कर दिया बच्चे? सी। तो अब आपके अकॉर्डिंग हमें ये बताओ कि भाई ए बी सी में से कौन सी वाली बीन में जर्मिनेशन होगा, है ना? तो सभी का आंसर यहां पे है बी, है ना? जो बीच वाली। और वो रीजन क्या है बच्चे? रीजन ये है कि जो बी वाली बीन है इसको एयर से ऑक्सीजन मिल रही है ना? पानी से, मतलब पानी में है तो इसको पानी मिल रहा है। और हमने जो कंडीशन ली है वो कंडीशन कौन सी ली है? सूटेबल टेम्परेचर वाली। तो सूटेबल टेम्परेचर जो है वो तो तीनों बीन के लिए है, ये कॉमन है। बट जो सीड बी है, बीन बी है, उसको ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं, इसलिए ये सीड बी क्या करेगी? जर्मिनेशन। ठीक है बच्चे, समझ में आया? इसको बड़ा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम में भी ये कई बार पूछा जाता है। तो अपनी अपनी स्क्रीन पर स्टार लगा लेना। स्क्रीन पर मतलब बुक पर स्टार लगा लेना। ठीक है बच्चे, तो थ्योरी देखते हैं फटाफट से और देखते हैं कि भाई थ्योरी में क्या क्या दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट 3 मैच्योर एयर ड्राइड बीन सीड। यहां पे बच्चे हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? मैच्योर। मैच्योर मतलब ऐसी बीन जो ग्रोथ करने के लिए रेडी है। मैच्योर एयर ड्राइड बीन सीड आर टेकन एंड टाइड टू द ग्लास स्लाइड। तो उसको हमने लिया और हमने ग्लास की स्लाइड से उसे बांध दिया। एंड द 3 पोजिशंस आर शोन इन द फिगर। अगले पेज पर फिगर होगा, वो आपको हमने डायग्राम बना समझा ही दिया। ये फिगर हो गया। ठीक है बच्चे, दिस स्लाइड इज केप्ट इन द बीकर कंटेनिंग वाटर। तो ध्यान रखना वाटर है बच्चे, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक नहीं डालनी है। in a manner that the top seed is well above water, the middle one is just above the water level and the bottom one is deep in the water। तो ये तीनों की पोजीशन बच्चे आपको याद रखना है। क्या? कि जो टॉप सीड है वो कहां है बच्चे? अबव वाटर। जो मिडिल वाली है वो कहां है? जस्ट एट द वाटर लेवल। ठीक है, मतलब कि एट द वाटर लेवल मतलब कुछ पार्ट पानी में है, कुछ पार्ट एयर में है। और जो सबसे लास्ट सीड है नीचे वाली, वो कहां है? डीप इन द वाटर। द एक्सपेरिमेंट सेटअप इज लेफ्ट इन द वार्म प्लेस। वार्म प्लेस का यहां पर क्या मतलब है? इसको हमने कैसा टेम्परेचर दिया? सूटेबल टेम्परेचर। कौन बताएगा सूटेबल ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? फटाफट से लिखकर बताओ, कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है? 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया। अब यहां पे कंक्लूजन क्या है? जो मिडिल सीड है, बीच वाली जो सीड है, वो जर्मिनेशन करेगी। क्यों? क्योंकि इट गेट्स बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ऑक्सीजन भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, इसलिए बीच वाली सीड क्या करेगी? ग्रो करेगी। ठीक है ना?
टॉप सीड की बात करें, डज नॉट जर्मिनेट, क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ ऑक्सीजन मिल रहा है एयर से, पानी नहीं मिल रहा है, समझे? और लास्ट सीड की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि लास्ट सीड क्या बोलते हैं भाई। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट सीड, बॉटम सीड की बात करें, बॉटम सीड डज नॉट जर्मिनेट और स्टॉप्स जर्मिनेटिंग आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ अ स्मॉल रेडिकल। तो जो नीचे वाली सीड है उसमें छोटा सा रेडिकल निकलता है, बट फिर भी वो ग्रोथ नहीं करती है, क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ ऑक्सीजन मिल रहा है, और वो भी बहुत कम, और वो ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है? डिजॉल्व्ड वाटर से। कहां से मिल रहा है बच्चे? डिजॉल्व्ड वाटर से मिल रहा है ना? और एक्सेस ऑक्सीजन की बात करें, बहुत सारी ऑक्सीजन तो कहां है? हवा में ही है, ठीक है। दिव्यांशी का यहां डाउट आया, बट वाटर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बट बेटा अगर हम जैसे आपको एक्सपेरिमेंट करने को बोले थे, तो हमने क्या बोला था कि हर 5-6 घंटे में बबलिंग करना। बबलिंग से क्या होगा, या स्टर करने से क्या होगा? एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होगी वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये जो छोटा सा रेडिकल जो बेटा निकला है ना, ये रेडिकल सिर्फ उस ऑक्सीजन की वजह से निकला है, जो ऑक्सीजन पानी में थोड़ी बहुत डिसॉल्व ऑलरेडी थी। और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो गई बच्चे पानी से, रेडिकल की ग्रोथ भी खत्म हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चे का डाउट आ गया, सर CO2 निकलेगा अगर ब्लो करेंगे? बेटा CO2 के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑक्सीजन भी निकलता है, ये आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे, क्लास 11th में। बट यहाँ पे ये समझो, सिर्फ अपने मुंह से ब्लो करने के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं चम्मच लो, चम्मच उसके अंदर गोल गोल घुमा दो और बुड़ 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 ऐसे ऐसे कर दो कि उसमें बबल्स आना शुरू हो जाए। बबल्स आना शुरू हो गए आपके चम्मच हिलाने की वजह से, मतलब कि समझ जाओ उसमें ऑक्सीजन हो गई डिसॉल्व, ठीक है ना? तो सिंपल सा है ये तो। चलिए, द एक्सपेरिमेंट कंक्लूसिवली प्रूव दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन, ठीक है, बट द अदर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट फुली डेमोन्स्ट्रेटेड। तो यहां पे इस लाइन में इतना दिमाग ना लगाओ, यहां पे बस ये ध्यान रखना है कि 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट जो है, इस 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट में वही वाली सीड ग्रो करेगी जिसको टेम्परेचर सूटेबल मिलेगा, जिसको एयर भी मिलेगी और जिसको वाटर भी मिलेगा। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो वो ग्रो करेगी। तो इस डायग्राम में आप देखोगे, ये बीच वाली जो सीड है, मिडिल वाली, थोड़ी सी पानी में है, थोड़ी सी हवा में है, जिसकी वजह से इसमें देखो प्लूम्यूल जो है वो ग्रो करने लगा। रेडिकल यहाँ पे उन्होंने दिखाया नहीं है, ठीक है। सर बबलिंग तो गैस तो हाई लेवल पे कर दो तो भी होती है, गैस पे? अरे तो पानी गर्म नहीं करना है ना बच्चे, पानी गर्म करोगे तो सूटेबल टेम्परेचर वाला जो सीन है वो खत्म हो जाएगा, है ना? अगर गैस पे आप गर्म कर रहे हो उसको, तो जो सूटेबल टेम्परेचर वाली कंडीशन है वो इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि पानी जब उबलेगा, बबलिंग होगी, तो बच्चे पानी तो 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा, तो वैसे ही एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो जाएगा, तो कोई फायदा ही नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ में आ चुका है। अब कुछ आखिरी पल चल रहे हैं इस चैप्टर के, जिसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा पेज है और इसके बाद वाला पेज, तो 2 पेज है जो हमें पढ़ना बाकी है। एक पेज आज हो जाएगा, एक पेज कल हो जाएगा, तो कल आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त, और सैटरडे को हो जाएगा आपका टेस्ट। फिर बचेगा सिर्फ एक चैप्टर जो कि है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम लोग जो है जूम क्लासेस पे कंटिन्यू करेंगे बड़े आराम आराम से, क्योंकि हफ्ते में आपकी फिर 3 क्लासेस लगने वाली हैं, ठीक है। भाव्या को सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा बाद में, तो यूके वाली भाव्या परेशान मत होना, ठीक। चलिए, तो और जहां तक है फर्स्ट टर्म में, इफ बाई चांस अगर एग्जाम में, फर्स्ट टर्म में एग्जाम होता है जस्ट इन केस, तो वो सीड तक आएगा या फिर रेस्पिरेशन तक आएगा। तो ऑलमोस्ट 95% आपका बायो का सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन लोग कुछ नया करेंगे, वाइवा लेंगे या टेस्ट वगैरह होगा, और उसमें भी मजे करेंगे, परेशान मत हो। ऑनलाइन क्लास में तो मजे ही मजे हैं तुम लोग के। ठीक है, तो टेस्ट भी लेंगे, वाइवा भी लेंगे, देखेंगे कौन कौन बच्चे ईमानदारी से टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं। तो जैसे दीपांशु कनौजिया ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है ना, इसी तरीके से आपका वाइवा लेंगे, तो आपका वेबकैम खुला रहेगा और हम क्वेश्चन करेंगे, आप आंसर करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं
कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो बच्चे यहाँ केमिस्ट्री केमिस्ट्री चला रहे हैं, केमिस्ट्री का अपडेट आपको और कहीं मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो केमिस्ट्री का अलग सीन है, अभी यहाँ पे बायो पे फोकस कर रहे हैं अपन। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चे, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। फ्रॉम व्हेन जूम क्लास विल स्टार्ट? शायद मंडे से बेटा, मंडे से ऑफिशियली जूम क्लास आपकी स्टार्ट होगी, तो बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए। सर नरेंद्र बिगिनिंग फ्रॉम यूके, अच्छा, मतलब ये और कोई आया है क्या यूके से? कौन है भाई? और भाव्य के अलावा भी है कोई यूके से? और कौन आ गया है? नरेंद्र आ गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चे, स्क्रीन पर फोकस करें। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन के यहाँ पे दो टाइप ये बताने वाले हैं। वो दो टाइप कौन कौन से ये बताएंगे बुक वाले? एपीजियल, और दूसरा टाइप हो जाएगा बच्चे कौन सा? हाइपोजियल। ठीक है, एपीजियल हाइपोजियल को आसान भाषा में अपन लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। उसको समझने के लिए थोड़ा सा एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल फिर से रिवाइज करेंगे। बाकी सभी बच्चों को एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल याद होगा ही, एक बार और देख लेते हैं। ये हो गया सेंट्रल एक्सेस। ठीक है, यहां से ऊपर कौन निकल आई बेटा? ये वाला कौन सा पार्ट है? प्लूम्यूल, सभी को पता है। ये नीचे कौन सा पार्ट निकल रहा है? ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट कौन सा है बेटा? रेडिकल, ये भी सभी को पता है। यहां पे ये दो क्या जुड़े हुए हैं ऐसे? ये दो क्या हो गए? ये जो हमने बना दिए दो दो, कॉटिलिडेन। ठीक है, तो कॉटिलिडेन हो गया, उसका ये सेंट्रल पार्ट हो गया। यहां से ऊपर की तरफ प्लूम्यूल, नीचे की तरफ से रेडिकल। ठीक, अब ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपको समझने के लिए बच्चे। पहली बात, ये दो हमने क्या बना दिए बेटा? कॉटिलिडन। ठीक है, फर्स्ट कॉटिलिडन, और ये कौन सा कॉटिलिडन हो गया बेटा? सेकंड कॉटिलिडन। ठीक, ऊपर प्लूम्यूल, नीचे रेडिकल। अब हम मार्क करते हैं क्या? एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल। तो प्लूम्यूल और सेंट्रल एक्सेस के बीच का जो पार्ट होता है, इसको हमने क्या बोला? एपिकोटाइल, राइट। और हमने सेंट्रल एक्सेस और रेडिकल के बीच के पार्ट को हमने क्या बोला? हाइपोकोटाइल। ठीक है, कोई भी नई बात नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके थे हम परसों नरसों, तो कुछ भी नया नहीं है इसमें। अब ध्यान से समझना, जर्मिनेशन कितने टाइप की है बेटे? दो टाइप की है ना, एपीजियल। चलो स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, मिट जाओ भाई। हाँ जी, तो एपीजियल जर्मिनेशन और दूसरी कौन सी है? हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो इन दोनों को समझते हैं बच्चे, ध्यान से समझना। एपी का क्या मतलब बताया था? एपी का मतलब क्या है? एपीफिज नहीं, पता चला सर कहने लगो सर मार्केट जा रहे हैं जरा एपीफिज ले आए, फिर आपको मतलब बताएंगे। तो एपी का मतलब क्या है बच्चे? अपर, है ना, ऊपर। तो उसको अपन हिंदी में लिखते हैं ऊपर, ऊपर। ठीक है ना। हाइपो का मतलब क्या होता है बेटे? नीचे। तो क्या लिख दिया अपन ने? नीचे। एपी का मतलब ऊपर, हाइपो का मतलब नीचे। अब एपीजियल जर्मिनेशन का यहां पूरा मतलब है बच्चे, ऐसा जर्मिनेशन, ध्यान से सुनना डेफिनेशन, ऐसा जर्मिनेशन जिसमें जो कॉटिलिडन है बच्चे, ये जो कॉटिलिडन है वो कहां चला जाता है? ऊपर। कहां चला जाएगा कॉटिलिडन? ऊपर। अब क्वेश्चन आएगा किसके ऊपर? तो यहां पे बच्चे किसके ऊपर? सॉइल के ऊपर, मतलब कि जमीन के ऊपर। समझ रहे हो? जमीन के ऊपर। इसको और अच्छी तरह समझेंगे बेटा, ये हमने क्या बना दिया? सरफेस। तो ये कौन सा पार्ट हो गया बेटा? सॉइल वाला पार्ट। ये नीचे कौन सा पार्ट हो गया? ये सॉइल वाला पार्ट। ठीक है, तो यहां पे हवा रही और नीचे क्या हो गई? सॉइल। अब जो सीड है, वो सीड अपन ने दफन कर दिए कहां? मिट्टी में, है ना। तो हमने सीड को दफन कर दिया मिट्टी में, तो ये हमने इस तरीके से सीड को क्या कर दिया? दफन कर दिया मिट्टी में, क्योंकि डाइकोटिलिडन सीड का एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां से ये निकल आया क्या? रेडिकल।
ये छोटा सा क्या निकल आया, प्लूम्यूल, जिसको डायग्राम नहीं दिख रहा है बेटा, चलो और जूम कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया रेडिकल, ऊपर छोटा सा निकल आया प्लूम्यूल। ये वाला पार्ट कौन सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। बहुत सिंपल सा है बच्चे, अगर ध्यान से सुन रहे होगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर चाहे कुछ भी कोशिश कर लो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। नीचे वाला पार्ट क्या है, हाइपोकोटाइल, और यहाँ पे छोटा सा पार्ट कौन सा है, एपीकोटाइल। एपीजियल जर्मिनेशन इज द जर्मिनेशन इन विच कॉटिलिडन, ये कौन सा पार्ट है, कॉटिलिडन मूव्स अबव द ग्राउंड, मतलब ये दोनों कॉटिलिडन जो है बेटा वो जमीन के ऊपर निकल आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन है कि जमीन के ऊपर अगर वो निकल के आ रहे हैं तो किसकी वजह से, किसके इलोंगेशन की वजह से, हाइपोकोटाइल के इलोंगेशन की वजह से ये कॉटिलेडन ऊपर निकल के आएंगे कि एपीकोटाइल के इलोंगेशन की वजह से। आंसर आपको बताना है कि एपीकोटाइल के इलोंगेशन की वजह से निकलेंगे कि हाइपोकोटाइल के इलोंगेशन की वजह से निकलेंगे। तो सभी लोग जिन्होंने एपीकोटाइल आंसर दिया बिल्कुल ही गलत जवाब है, सिर्फ नकुल ने एकदम सही आंसर दिया, कौन सा, हाइपोकोटाइल। तुम लोग अभी भी कंफ्यूज हो बच्चे, एपीकोटाइल के नीचे दोनों कॉटिलिडन लगे हैं, ध्यान से सुनना, यही कंसेप्ट है, कंसेप्ट सीख गए तो सब कुछ मजा आ जाएगा सीखने में। एपीकोटाइल के ही नीचे क्या है, कॉटिलिडन, और कॉटिलिडन के नीचे क्या है, हाइपोकोटाइल। अब इस कॉटिलिडन को बच्चे ऊपर जाना है मिट्टी के, तो हाइपोकोटाइल जब इलोंगेट करेगा, ये स्ट्रेच करेगा, तभी तो ये कॉटिलिडन बाहर निकलेंगे। समझ रहे हो, तो यहां पे एपीकोटाइल का तो कोई रोल ही नहीं है एपीजियल जर्मिनेशन में, समझे। हाँ जी। और अगर हम बात करें बच्चे हाइपोजियल जर्मिनेशन की, ध्यान से सुनना फिर आपको पूरा दोबारा से समझाएंगे और अच्छी तरह समझ में आएगा। हाइपोजियल जर्मिनेशन की बात करें तो ये हो गए क्या, कॉटिलिडन, ठीक है बेटा, ये क्या आ गई, रेडिकल, ये छोटा सा क्या आ गया, प्लूम्यूल। हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है जिसमें कॉटिलिडन जो है बेटा दे रिमेन बिलो द ग्राउंड, कहां रिमेन रहते हैं बच्चे, बिलो द ग्राउंड। और अगर कॉटिलिडन को जमीन के नीचे ही रहना है तो एपीकोटाइल इलोंगेट करेगा कि हाइपोकोटाइल, अब आंसर बताओ। अगर कॉटिलिडन को जमीन के नीचे ही रहना है तो एपीकोटाइल ऊपर वाला पार्ट इलोंगेट करेगा कि नीचे वाला पार्ट इलोंगेट करेगा, ऊपर वाला पार्ट एपीकोटाइल इलोंगेट करेगा। तो यहां पे बच्चे अपन क्या सीखे, एक बहुत ही आसान भाषा में बच्चे हम ये सीखे कि अगर एपीजियल जर्मिनेशन है तो कॉटिलिडन जमीन के ऊपर जाएंगे, ठीक है, मगर किसके इलोंगेशन की वजह से जमीन के ऊपर जाएंगे, बताओ जल्दी से। अगर एपीजियल जर्मिनेशन है तो हाइपोकोटाइल के इलोंगेशन की वजह से वो कॉटिलेडन ऊपर मिट्टी के जाएंगे और जर्मिनेशन होगा। हाइपोजियल जर्मिनेशन ऐसा जर्मिनेशन है जिसमें कॉटिलेडन सीड, सॉरी, जो कॉटिलेडन है वो जमीन के नीचे ही रहते हैं, और जमीन के अगर नीचे रहेंगे तो यहाँ पे इलोंगेशन बच्चे किसका होगा, कौन से पार्ट का इलोंगेशन होगा हाइपोजियल में, इसमें होगा किसका, एपीकोटाइल का। तो उल्टा है, ध्यान रखना, एग्जाम में बच्चे सब के सब कंफ्यूज होते हैं, हाइपो रट लेते हैं और आंसर आंखें खोल के एग्जाम शीट में हाइपोकोटाइल लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहां उल्टा है, हाइपोजियल जर्मिनेशन में किसका इलोंगेशन हो रहा है, एपीकोटाइल का, राइट, और एपीजियल जर्मिनेशन में किसका इलोंगेशन हो रहा है, हाइपोकोटाइल का। समझे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो तो अब थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी में ये क्या कह रही है सेलिना बुक, अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से धीरे धीरे समझ में आएगा। तो बेटा ये समझ में आया जो अभी हमने समझाया, ये जो हमने अभी अभी समझाया आपको एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, ये अच्छी तरह समझ में आया, क्योंकि इसके बाद अब थोड़ा सा सिंपल सिंपल सा अब आने वाला है, तो कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है बेटा। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आज बड़े अच्छे बच्चे हो तुम लोग। चलो खैर वो तो डेली रहते हो, डेली पढ़ते हो, अच्छी बात है। चलिए, वॉइस इज लैगिंग, बाकी सबको वॉइस क्लियर है, सर आपकी वॉइस रोबोट के जैसी हो गई, क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या, यहाँ पे इंटरनेट तो बढ़िया चल रहा है,
किस किस को भैया रोबोट जैसी लग रही है? रोबोटिक वॉइस इज कमिंग, ऐसा क्या? इंटरनेट तो बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, इंटरनेट तो सही चल रहा है हमारा। सभी को रोबोट की तरह वॉइस लग रही है क्या यहाँ? नाउ इट इज करेक्ट, इट इज क्लियर। चलो तो खैर ये इशू तो बना ही रहेगा, जब तक ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते रहोगे ये इशू तो बना ही रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन की थ्योरी देखते हैं। चलो अब क्लियर है। अभी लाइट एक्चुअली चली गई थी, तो हो सकता है जो वाईफाई है वो एकदम से स्विच होता है इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट इन्वर्टर पर, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत मॉड्यूलेशन आवाज में आ गया हो, बट आई गेस नाउ आई एम नॉट टॉकिंग लाइक रोबोट, सो लेट्स बिगिन। ओके, चलिए। द रीजन ऑफ द एक्सिस, सुनना ध्यान से, द रीजन ऑफ द एक्सिस बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन। बच्चे हम ये पढ़ चुके हैं, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन को हमने क्या टर्म दिया था? सेंट्रल एक्सिस, है ना? तो ये सेलिना बुक ने क्या लिखा? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन, क्योंकि उस पॉइंट से कॉटिलिडन अटैच थे। एंड द प्लूम्यूल इज कॉल्ड एपिकोटाइल। द रीजन ऑफ द एक्सिस बिलो द कॉटिलिडन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। तो आपको एपिकोटाइल भी क्लियर है, हाइपोकोटाइल भी क्लियर है। बोथ द एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल ऑफ अ सीड नेवर इलोंगेट टुगेदर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि कभी भी हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल एक साथ जर्मिनेशन नहीं करते हैं। बेटा ये पैराग्राफ खत्म कर रहे दो, उसके बाद ब्रेक लेते हैं 2-3 मिनट के बाद। ठीक है, तो यहां पे बच्चे क्या सीखे, और आप सभी को पता है बच्चे, पहले इलोंगेशन की बात करें तो पहले रेडिकल ग्रो करती है कि प्लूम्यूल ग्रो करता है? बताइए जल्दी से। रेडिकल ग्रो करती है, तो रेडिकल ग्रो करेगी और उसके बाद फिर प्लूम्यूल ग्रो करता है। इट इज ईदर द एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल दैट इलोंगेट्स। इफ द एपिकोटाइल इलोंगेट्स, अब ध्यान से सुनना, यहां डेफिनेशन आ गई हाइपोजियल एपिजल की। इफ द एपिकोटाइल इलोंगेट्स द कॉटिलिडन रिमेन अंडरग्राउंड, है ना? एपिकोटाइल इलोंगेट होने की वजह से कॉटिलिडन जमीन के नीचे ही रह जाएंगे, और ऐसी जर्मिनेशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोजियल जर्मिनेशन। उल्टा याद रखना है, एपिकोटाइल है तो हाइपोजियल है, हाइपोजियल है तो एपिकोटाइल को इलोंगेट कराना है, उल्टा है, हमेशा के लिए याद रखना ये। और ऑन द ग्राउंड इफ द सीड इज जस्ट ऑन द ग्राउंड एंड द जर्मिनेशन इज हाइपोजियल। एग्जांपल क्या है बेटे? पी एंड ग्राम। याद रखना बच्चे, पी एंड ग्राम की बात कर रहे हैं। जो भी अपने कॉपी में या पेज में एग्जाम्पल्स को मेंटेन करके रख रहा है, आई होप आप हाइपोजियल जर्मिनेशन में पी और ग्राम का एग्जाम्पल ऐड कर लेना। सर किसी भी सीड में प्लूम्यूल पहले आता है क्या? नहीं बेटा, जनरली ऑलमोस्ट सारी ही सीड में जो रेडिकल है वो ग्रो करता है, क्योंकि रेडिकल से रूट बनेगी, और रूट होगा तभी तो वो अच्छी तरह पानी को एब्जॉर्व करेगा रूट, और पानी एब्जॉर्व होगा तभी तो फिर शूट को ग्रोथ करने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, इसीलिए, क्योंकि शूट के थ्रू तो वो नहीं होता है ना पानी, पानी तो रूट्स के थ्रू ही लिया जाता है, आपने पढ़ा ना वास्कुलर बंडल में। आगे बढ़ते हैं। इफ द हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स, अब यहां पे बच्चे किसको इलोंगेट करा रहा है? हाइपोकोटाइल को। तो कॉटिलेडन कहां पुश हो जाएगी? ग्राउंड के ऊपर, और इस जर्मिनेशन को हम बच्चे क्या बोल देंगे? एपीजियल। एग्जाम्पल दिए हैं कैस्टर और बीन। कैस्टर वो सीड होती है जिससे कैस्टर ऑयल प्रोड्यूस होता है, तेल जिसको बोलते हैं, कैस्टर ऑयल प्रोड्यूस होता है इससे। ठीक है बच्चे, चलो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, जब तक आपके लिए हम ये डिफरेंसेस ओपन करके रख रहे हैं 1 मिनट के लिए, और फटाफट से इसको आप लोग रीड कर लो, बाकी लोग पानी वानी पी लो, बिस्किट नमकीन खा लो, नाश्ता वाश्ता कर लो, पिज्जा बर्गर खा लो, उसके बाद शुरू करते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए फटाफट से। सर मेरी बुक में टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन की फर्स्ट 3 लाइंस नहीं लिखी। ऐसा क्या? तो आपकी ये वो 2021 वाली बुक है, 2020 वाली बुक है?
फ्रंट पेज पे लिखा होगा उसका वो। चलो नहीं लिखी तो कोई बात नहीं, लिखी है तो भी कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, पहली 3 लाइनों से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नकुल को बड़ा मजा आ रहा है क्लास में। भाव्या के पास बर्गर नहीं है, बेटा बिस्किट है भाव्या, बिस्किट खा लो बच्चे। चलो न्यू बुक में नहीं है, ठीक ठीक। पुरानी, ये एक्चुअली हम जो अभी यूज कर रहे हैं शायद वो एक साल पुरानी बुक है, नई बुक हमें मिली नहीं, खरीदना पड़ेगी हमें नई बुक। तो कोई दिख फायदा नहीं है नई बुक हम खरीद के, क्या करेंगे। तुम लोग को जरूर लेटेस्ट बुक खरीदना जरूरी है। चलो भास्कर को भी बड़ा मजा आ रहा है, आज फाइनली भास्कर ने क्लास ज्वाइन कर ली 1 महीने बाद, बहुत अच्छी बात है। चलो यहाँ पे शुरू से कितने लोग ज्वाइन हैं जो एकदम पहले दिन से ही बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जब से टिश्यू शुरू किया था, है ना, काफी बच्चे हैं इधर से, मतलब 15-20 बच्चे होंगे जो पहले दिन से। और अपन ने शायद जो क्लास शुरू की थी वो 12th या 13 मई को शुरू की थी, तो ऑलमोस्ट 30 डेज हो चुके हैं और बहुत बच्चे हैं जो शुरुआत से साथ बने हुए हैं आसिफ सर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो 1 महीना बच्चों कैसा रहा 1 महीना आपको ऑनलाइन लेक्चर का बायोलॉजी के लिए? मज़ा आया 1 महीने है, मतलब ऑनलाइन क्लास के अलग ही मज़े हैं। चलो बढ़िया है। चले यहाँ पे भाव्या के कह रही है सर शी इज आस्किंग टू एक्सप्लेन 2 पॉइंट, हु इज शी? सर शी इज आस्किंग। चलो बहुत ही मजा आया सबको। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ पिटाई होती नहीं है, सही बात है, पिटाई से बच जाते हो। सर शी इज आस्किंग एक्सप्लेन, अरे शी कौन है? भाव्या पूछ रही है। नेगी, ये नेगी कौन है? घर पर रेस्ट। चलिए बच्चे तो शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे सेकंड पॉइंट यहाँ पे बच्चे दिया गया है, यहाँ ध्यान से सुने। पहला पॉइंट तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे स्क्रीन पर, एपिकोटाइल इलोंगेट्स फास्टर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है देखो, अगर हाइपोजियल जर्मिनेशन है, हाइपोजियल जर्मिनेशन में किसका ग्रोथ होता है? एपिकोटाइल का। तो अगर हम कंपेयर करें हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल में, तो एपिकोटाइल जो है उसकी ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा तेज होती है, और हाइपोकोटाइल, अच्छा दोनों ही सेम दिए हैं क्या? एपिकोटाइल इलोंगेट्स फास्टर, हाइपोकोटाइल इलोंगेट फास्टर। हाँ तो यहाँ पे तो डिफरेंस ही गड़बड़ हो गया। चलो तो इस पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो, दोनों में ही। पुरानी नई बुक में बच्चे कुछ चेंज है क्या? ये शायद पुरानी बुक है तो हो सकता है एरर हो, नई बुक में भी सेम है। तो इसको हम देखेंगे क्या गड़बड़ है, और कल के लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। एपिकोटाइल इलोंगेट फास्टर, हाइपोकोटाइल इलोंगेस्ट, यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है, पहली बार सेलिना की बुक में एरर देख रहे हैं हम कुछ, तो देखते हैं इसको, ठीक है। और थर्ड पॉइंट देखो बच्चे, हाइपोजियल जर्मिनेशन जनरली मोनोकॉट सीड में होता है, और जो एपिजियल जर्मिनेशन है वो डाइकॉट में होता है। तो कुछ भी नया नहीं है, मतलब ये चीज आपको क्लियर है, आराम से आप समझ सकते हो। तो नरेंद्र नेगी जो है वो भी यूके से है क्या? नरेंद्र नेगी, अच्छा अच्छा, तो नरेंद्र नेगी, ठीक ठीक, 2 बच्चे आ गए हैं यूके से, बहुत अच्छी बात है। यूके, फिर तुम लोग कहाँ से आओगे? यूएसए से भी फिर कोई आएगा, फिर यूएन से भी कोई आएगा, फिर दुबई से आएगा, यूएई, बताओ, ऑल ओवर द वर्ल्ड धीरे 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 अभी क्लासेस को सब ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, यूएम नहीं यूएन, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, यूके यूनाइटेड किंगडम एंड उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ ध्यान दें स्क्रीन पर। चलो बहुत ही टाइम अपन ने गैप ले लिया है, काफी 5 मिनट का गैप हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब मेथड टू ऑब्जर्व स्टेजेस इन जर्मिनेशन। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं या कुछ मेथड्स हैं डायग्रामेटिकली जो बताएंगे कि किस तरीके से जर्मिनेशन होता है। यहाँ पे देखते हैं शायद फिगर दिया है कि नहीं। चलो यहाँ कोई फिगर नहीं दिया है इन्होंने, तो इसी थ्योरी को समझते हैं। नो सर दिस पॉइंट इज नॉट रिटन, ठीक 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 ठीक, समझ गए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पुट स्टरलाइज्ड सैंड, स्टरलाइज्ड का मतलब समझते हो? स्टरलाइज्ड सैंड मतलब ऐसी सैंड जिसमें कोई बैक्टीरिया वायरस ये कुछ प्रेजेंट ना हो, कोरोना वायरस जैसा कुछ भी प्रेजेंट ना हो, एकदम साफ सुथरी हो बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टरलाइज्ड सैंड। सैंड मतलब समझते ही हो, मिट्टी जो बचपन में तुम लोग खाते थे। तो स्टरलाइज्ड सैंड इन अ ग्लास वेसल in which filter paper or ordinary white paper is lined beside the inner wall and place seeds in between the paper and the glass when the water is added into the sand in the vessel। क्या बोल रहे हैं ये, क्या कहना चाहते हैं? in the vessel will absorb water and the germination will start। इन्होंने डायग्राम नहीं दिया अच्छा खासा, नहीं तो अपन डायग्राम से अच्छी तरह समझते हैं। दोबारा से पढ़ रहे हैं बेटा इस सेंटेंस को, देखते हैं क्या है। लाइनें आपको समझ में आई गई हैं और कोई कठिन वर्ड है नहीं। अब देखते हैं लिखा क्या है। पुट स्टरलाइज्ड सैंड इन अ ग्लास वेसल। चलो ले लेते हैं, बगल बगल में डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने क्या ले लिया? एक वेसल ग्लास का, और इसमें हमने पुट स्टरलाइज्ड सैंड, तो यहाँ पे हमने क्या डाल दी? सैंड डाल दी, साफ सुथरी वाली, बिना कोरोना वायरस वाली। एंड इन विच फिल्टर पेपर और ऑर्डिनरी व्हाइट पेपर इज लाइंड बिसाइड द इनर वॉल। मतलब कि यहां पर इस जगह हमने क्या किया? इस तरीके से किसको लाइन कर दिया? फिल्टर पेपर या एक व्हाइट पेपर को हमने लाइन कर दिया और उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दी। एंड प्लेस द सीड इन बिटवीन द पेपर एंड द ग्लास। अच्छा जी, तो इनका ये कहना है कि इस जगह, मतलब पेपर को थोड़ा साइड में करके इस जगह ये वाले पोर्शन में पेपर के पीछे की तरफ, मतलब कि ग्लास और पेपर के बीच में हमने क्या डाल दिया? सीड्स डाल दी बिटवीन पेपर एंड द ग्लास। चलो ठीक है। और वेन वाटर इज एडेड टू द सैंड, अब हमने मिट्टी जो है बच्चे, मिट्टी में हमने क्या डाला? पानी। और जैसे ही मिट्टी में पानी डाला, आपको क्या मिलेगा? कि जो सीड है, सीड क्या करने लगेगी? जर्मिनेशन करने लगेगी। सीड विल एब्जॉर्ब वाटर। वाटर क्यों एब्जॉर्ब कर रही है? क्योंकि बेटा वो पेपर है, पेपर पानी से क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा, और पानी से पेपर गीला होगा तो उस गीले पेपर के थ्रू जो सीड है, सीड को क्या मिल जाएगी? वाटर। वाटर मिलने की वजह से क्या होगा? जो सीड है वो क्या करने लगेगी? जर्मिनेशन करने लगेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, इस पूरे पैराग्राफ को इग्नोर कर सकते हो, कोई काम का नहीं है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। अब हम देखेंगे कि जो पाइसम सटाइवम की सीड होती है, पाइसम सटाइवम का कॉमन नेम बच्चे क्या है? सबको याद हो चुका होगा पाइसम सटाइवम अभी तक तो। ठीक है, गार्डन पी बोलते हैं उसको, मटर। तो हम मटर में देखेंगे कि किस तरीके से मटर में क्या होती है? हाइपोजियल जर्मिनेशन। पहले डायग्राम देखते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। तो रेड कलर से पूरा डायग्राम इसमें मॉडिफाई करेंगे। तो ए वाला आप देखोगे, ये क्या हो गया? सीड हो गया मटर का, जिसमें उन्होंने ये वाला पार्ट लेबल कर दिया क्या? माइक्रोपाइल। और सभी को पता है कि भाई माइक्रोपाइल जो है, माइक्रोपाइल से कौन एंटर करेगा? पॉलन ट्यूब मत लिख देना। माइक्रोपाइल से कौन एंटर करेगा? वाटर एंटर करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ठीक है, ये हो गया। उन्होंने ये जो सीड है, सीड को कहाँ एंटर कर दिया? मिट्टी के अंदर डाल दिया। तो ये मिट्टी के अंदर ये सीड आ गई। तो आप सबसे पहले देखोगे इस सीड में क्या बनना शुरू हुई बेटा? रेडिकल बनना शुरू हुई। और ये हम कौन सा जर्मिनेशन पढ़ रहे हैं? हाइपोजियल। और हाइपोजियल जर्मिनेशन में हम क्या सीख चुके हैं? कि जो कॉटिलिडन होते हैं बच्चे हाइपोजियल जर्मिनेशन में, वो जमीन के ऊपर होते हैं कि नीचे? ऊपर 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 इन द एयर, या नीचे 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 इन द सैंड? नीचे होते हैं। कॉटिलेडन हाइपोजियल में कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। दीपांश गेवर, नीचे होते हैं बेटा। तो यहाँ पे मिट्टी के नीचे ये तो रेडिकल तो ग्रो कर रहा है। ये देखो टेस्टा जो है वो क्या कर गई? रप्चर कर गई। जैसा कि दीपांशु कनौजिया ने अपन को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया था टेस्टा टेगमेंट, तो वो रप्चर कर जाती है। इसी तरीके से ये रप्चर करती है। तो टेस्टा जो है वो रप्चर करी, रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो कर ही रहा है। और ये ग्रीन ग्रीन पार्ट जो आप पूरा ये देख रहे हो, ये अंदर की तरफ जो है, ग्रीन पार्ट तो टेस्टा टेगमेंट हो गया, अंदर जो पार्ट आप देख रहे हो वो क्या है बच्चे? कॉटिलेडन। ठीक है, तो ये रहा कॉटिलेडन अगले डायग्राम में। अब यहां से रूट तो ग्रो करने लगी थी, अब शूट भी ग्रो करने लगेगी। तो यहाँ पे प्लूम्यूल भी ग्रो करने लगा। और आप ध्यान से देखोगे जो पूरा पार्ट है कॉटिलेडन वाला, वो पूरा नीचे है, जमीन के ऊपर गया ही नहीं, है ना? जमीन के ऊपर ये जो कॉटिलेडन है वो गया ही नहीं।
तो इस तरीके से रेडिकल तो बन गई, ठीक है। टैप रूट यहाँ दिया है, अभी बस रूट समझो, फिर एक्सप्लेन करेंगे टैप रूट क्या होती है। तो अभी ये समझो कि रूट है, ऊपर ये क्या निकल आई, शूट निकल आई, ठीक है। और कॉटिलिडन नीचे जमीन के नीचे रहे, और जैसे ही शूट निकल आई पत्तियां कैसी हो गई, ग्रीन ग्रीन हो गई। और जहां पे भी लीव्स ग्रीन है तो बच्चे पिगमेंट आपको पता है कौन सा होगा, पिगमेंट होगा कौन सा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बनेगा, फूड बनेगा। कौन सा फूड बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और जैसे ही फूड बनने लगा लीव्स के थ्रू, तो जो कॉटिलिडन के पास स्टोर्ड फूड था उसकी अब जरूरत नहीं, तो जो कॉटिलिडन है वो क्या कर जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा और खत्म हो गया। तो यहां पे आप देखोगे कि किस तरीके से हाइपोजियल जर्मिनेशन हो गई और लीव्स जो है वो, जो शूट है वो बन गया। ठीक है, थ्योरी पढ़ लेते हैं, वही थ्योरी में कहानी दी हुई होगी। अब ध्यान से थ्योरी सुनना। आवाज अटक अटक के किस किस को आ रही है भाई बताएं जरा। एक तो भास्कर हो गया, और कोई? चलो, जिसको भी वॉइस की प्रॉब्लम है बच्चे, फिर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है, क्योंकि हमारा इंटरनेट तो एकदम बहुत बढ़िया चलता है आजकल। अब तुम लोग की नज़र लग जाए वो बात अलग है, बट वॉइस, यस सर, वॉइस नॉट कमिंग, वॉइस गायब, वॉइस नॉट कमिंग। सर अब तो रोबोट जैसी भी नहीं आ रही है, ऐसा है क्या? हेलो हेलो हेलो, साउंड टेस्ट। चलो भाई, वॉइस आने लगे तो बता देना हमें। वॉइस नहीं आ रही बच्चे, आ रही, नाउ इट केम। चलिए जी। वॉइस की अलग ही प्रॉब्लम चल रही है। चलो देखते हैं कुछ रिजॉल्व। माइक तो बढ़िया काम कर रहा है, सब कुछ ही बढ़िया काम कर रहा है भाई। चलो, अब आने लगी है। सर क्या आप 10th क्लास को भी पढ़ाते हो? हाँ बच्चे, 10th क्लास का भी फ्री ऑफ कॉस्ट डेली 12:30 बजे बायोलॉजी का बैच लगता है। किसी को ज्वाइन करना हो तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको प्रोसीजर बता देंगे। ओके नरेंद्र नेगी। चलिए, तो आवाज आने लगी है, जैसा कि हमें ऐसा लग रहा है कि आवाज आने लगी है, तो आगे बढ़ते हैं। द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर, स्वेल्स कंसिडरेबली, मतलब फूल जाती है। कोई बताएगा कौन से प्रोसेस से ये सीड फूलती है? क्लास 10th में आएगा ये। इट स्वेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? दीपांशु जब एक्सप्लेन कर रहा था उस टाइम ये टर्म बोला था, एक किसी ने नोट किया? आई से शुरू जो होता था, कोई है जिसने नोट किया? जब दीपांशु ने बोला था कि सीड सर बस्ट कर गई, तो हमने बताया था कि एक ये प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है क्या? इम्बाइबीशन। क्या नाम है बच्चे? इम्बाइबीशन। 10th में डिटेल में आएगा, तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन माइक ओपन करके रखा है भाई, माइक सभी लोग ऑफ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेस्टा सॉफ्टन्स एंड बस्ट, तो टेस्टा बस्ट कर जाती है, रेडिकल निकल आता है, ग्रो करता है नीचे की तरफ और बना देता है रूट सिस्टम। फिर जो प्लूम्यूल होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है और बना देता है शूट ऑफ द सीडलिंग। ठीक है, सीडलिंग हमने पढ़ा था कल परसों। पुरानी पुरानी स्टेजेस में, मतलब कि अर्लियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो प्लूम्यूल इज आर्च्ड। यहाँ पे आर्क का मतलब है जो प्लूम्यूल ऐसे सीधा सीधा जाता है वो इस तरीके से ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, डायग्राम में भी अगर आप देखोगे ऐसे सीधे 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 जा रहे हो, फिर इस तरीके से ये डायग्राम में प्लूम्यूल क्या हुआ बच्चे? प्लूम्यूल जो है ऐसे सीधा जा रहा था, फिर इस तरीके से आर्क ले लिया इसने, ARCH। आर्क का मतलब समझ गए, मुड़ जाना। ठीक है, वॉइस की जिसको प्रॉब्लम हो रही है बच्चे, बाद में यूट्यूब पे देख लेना, आज पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। सो सॉरी कि काफी बच्चों को आज वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि इंटरनेट का इशू होने लगा हो, बट इंटरनेट तो बढ़िया चल रहा है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, इंटरनेट प्रॉब्लम, समझ गए बच्चे, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है बच्चे, इंटरनेट काम नहीं कर रहा आज हमारा, गड़बड़ हो गया इंटरनेट।
यस, इंटरनेट इज नॉट वर्किंग। तो इस पैराग्राफ को बच्चे YouTube पे सीख लेना बाद में। YouTube के लिए हम इसको एंड कर देते हैं, इतना पैराग्राफ, फिर अपन बाद में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिनको भी सुनाई दे रहा है YouTube पर जाके देख लेना बाद में। तो आर्क, द प्लूम्यूल इज आर्क्ड एंड दस प्रोटेक्ट्स द यंग शूट फ्रॉम इंजरी ड्यूरिंग इमरजेंस फ्रॉम द सॉइल। तो आर्क होने की वजह से क्या होता है, जब मिट्टी के बाहर ये निकलता है तो जो प्लूम्यूल है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। द कॉटिलिडन सप्लाई फूड, कॉटिलिडन फूड को सप्लाई करेगा, जब तक सप्लाई करेगा जब तक प्लूम्यूल फोटोसिंथेसिस ना करने लगे। लेटर दे विदर एंड श्रिवेल अप, उसके बाद वो डिजनरेट कर जाते हैं। क्योंकि इसमें कॉटिलिडन अंडरग्राउंड है बच्चे, इसीलिए जर्मिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आज यही हम रोकेंगे। और बच्चों सुनाई दे रहा हो अगर आपको, तो लास्ट का पैराग्राफ जो है 5 मिनट, वो बाद में आप यूट्यूब पर जाके जरूर देख लेना, और एक्सप्लेन हमने कर ही दिया है। ठीक है बच्चों, देखते हैं कि अब इंटरनेट चला कि नहीं। अब तो चलने लगा है, बढ़िया। चलो अब तो बढ़िया चलने लगा है, अब सभी को आवाज भी आने लगी होगी, है ना, वॉइस आने लगी सबको, वॉइस आ रही है तुम लोग को अब? चलिए, तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। यूट्यूब पर सभी बच्चे देख लेना बाद में।